हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं मैचिंग कंसेप्ट के बारे में, रिलेशंस कंसेप्ट के बारे में, लीगल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बारे में और लास्ट समझने वाले हैं डुअल कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग ये लास्ट है बेसिक कंसेप्ट में। कल से हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं किस ऑप्शन का किस कंसेप्ट का क्या मतलब है और यह क्यों कंसेप्ट बनाया गया है। इसको समझने के लिए आ जाते हैं और इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पे इस कंसेप्ट में क्या बताया जा रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। कहा जा रहा मैचिंग कंसेप्ट। देखो बताया जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, ध्यान से सुनना समझना, इस कंसेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है, जिससे कि उस बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को प्राप्त कर सके। जैसे कि हम किसी बिजनेस में फैक्ट्री का रेंट कितना दे रहे हैं 10,000 तथा स्टाफ सैलरी और अन्य खर्च कितना है 90,000 किया हो और उस मंथ में टोटल हमने सेल कितने का किया हो 2 लाख का किया हो, तो उस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट कितना कहलाएगा 1 लाख रुपया कहलाएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब तो समझो इसको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट में समझा रहा है। देखिए होता क्या है, एक बिजनेस के कंडीशन में सपोज मेरा व्यापारी है, मतलब एक मेरा व्यापार है और इस व्यापार में मैचिंग कंसेप्ट कहता क्या है समझने की कोशिश करता है। कह रहा है कि एक अकाउंटिंग पीरियड मींस क्या मतलब है कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जैसे मान लो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, कौन सा मंथ चल रहा है सितंबर। आज कितना सितंबर है 28 सितंबर, यही है ना। तो सपोज मान लो 1 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक जितना इनकम किया है और जितना एक्सपेंस किया है टोटल उस महीने में हम लोग एडजस्टमेंट करके देखना चाहते हैं कि हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैच करने का मतलब क्या है, अब आप बहुत सिंपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे हमने इस पूरे महीने में 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक हमने टोटल रेंट कितने का दिया, यहाँ पे दिया है 10,000, ठीक है। हमने सैलरी कितना दिया 90,000। तो आप बताइए टोटल हमने उस महीने में एक्सपेंस कितना किया, बोलिए 90 10 कितना 1 लाख। कितना क्लियर है बोलो। लेकिन हमने उसी महीने में 2 लाख रुपए का क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इनकम कितने का किया, रेवेन्यू कितने का किया हमने, बोलो। जो रेवेन्यू हमने किया वो किया टोटल 2 लाख का। कितने का किया 2 लाख का। उस समय हमसे पूछा जाए कि चलो उस महीने में बताओ आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, क्या बताओगे 1 लाख रुपया हमने एक्सपेंस किया था और 2 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ था। तो माइनस करेंगे क्या, प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो रेवेन्यू कितना है 2 लाख, यही ना। एक्सपेंस कितना है 1 लाख, तो बैलेंस कितना आएगा 1 लाख। यही मैचिंग कंसेप्ट कहता है। मतलब जिस महीने का वो खर्च है उसी महीने में उसको एडजस्टमेंट करिए। अगर भले ही पेमेंट आप अगले महीने में क्यों ना करो, बात आपको ना, इस महीने का एक्सपेंस है कोई जरूरी इसी महीने पेमेंट करेंगे, उसका क्या अगले महीने भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एडजस्टमेंट करेंगे किस महीने में करेंगे। हाँ जैसे मान लो सपोज हम रेंट दे रहे हैं किसका, जनवरी का, ध्यान देना
लेकिन जनवरी में मेरे पास पैसा नहीं था, हम उस रेंट को पेमेंट किस में किया, फरवरी में, लेकिन रियल में एक्सपेंस किस मंथ का माना जाएगा, जनवरी का। यही अकाउंटिंग मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जिस मंथ का है उसको उसी मंथ में दिखाइएगा, भले ही पेमेंट आप अगले महीने में क्यों करना पड़े। हाँ, जब पेमेंट करो तो कैश पे फर्क पड़ेगा, अगले महीने में पड़ेगा, लेकिन जो एक्सपेंस दिखाएगा वो इसी महीने में दिखाएगा। तो ये मैचिंग कंसेप्ट कहता है, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब यही है कि जितना आपने इनकम किया है, जितना मतलब जितना आपने रेवेन्यू किया है, जितना एक्सपेंस किया है, उस महीने में मैच कराइए कि कितना एक्सपेंस किया और कितने का रेवेन्यू किया, तब पता चलेगा हाँ आपका कितने का प्रॉफिट हुआ। ये बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। और सिंपल दो एग्जांपल मैंने बताया ही है। एक मेरा व्यापार है और व्यापार में मैंने क्या कर दिया, रेंट दे दिया 10,000, जितने हमारे स्टाफ थे उनको सैलरी दे दिया हमने 90,000, ठीक है। हमने रेवेन्यू किया वो 2 लाख रुपए का किया, और 2 लाख रुपए का किया तो अगर मान लो को निकालना कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो हमने निकाल दिया प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो हमने रेवेन्यू किया था 2 लाख, हमने एक्सपेंस किया था 1 लाख, तो हमारा टोटल निकल के कितना आया, 1 लाख। यही होता मैचिंग कंसेप्ट। वो रेवेन्यू का मतलब होता है अर्न कितना कर रहे हो, इनकम का एक है, लाभ का वो है कितना आप लाभ कर रहे हो। इनकम को एक प्रकार का रेवेन्यू बोलते हैं। जितना टोटल हम लोग सेल करते हैं ना, जितना हम लोग टोटल सेल करते हैं उसे बोलते हैं रेवेन्यू। अब इसका प्योर हिंदी सर्च करना पड़ेगा क्या, मतलब जितना टोटल हम अमाउंट का सेल कर देते हैं वही बोलते हैं हम इतना रेवेन्यू किए, मतलब इतने पैसे का अर्न किए। बात रखो ना, मतलब जितना टोटल हम लोग सेल करते हैं वो बोलते हैं हाँ हमारा इतने रुपए का रेवेन्यू हुआ। लेकिन क्लियर कैसे पता चलता है कि प्रॉफिट कितने का हुआ, जब एक्सपेंस में से मतलब ये समझ रेवेन्यू पर इसी का हिस्सा है, किसका, इनकम। जैसे नहीं होता इनकम बोले के 2 लाख, एक्सपेंस किया 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख रुपया। इसी को अकाउंटिंग के भाषा में कई लोग इनकम बोल देते हैं और इसी को पहले बोलते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में जो टोटल जितना हमने सेल किया उसी का मैं वहां बोलते हैं। अब इसका हिंदी अभी सर्च करके बता दे रहा हूँ क्या है, ज्यादातर हिंदी की रिक्वायरमेंट होता नहीं, हम लोग करते नहीं इसका। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर है ना आप लोग को, बोलिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब रूल हम लोग पढ़ेंगे और रूल में ज्यादा टाइम लगेगा और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखिए क्या है, कहा जा रहा है रिलीजियंस कंसेप्ट। अब रिलीजियस कंसेप्ट क्या होता है समझने की कोशिश करना। देखो ये बताया जा रहा है कि इस कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिसे डेट में इनकम रिसीव। ध्यान देना, बताया जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार जो रिलीजियन का कंसेप्ट है वो कहता है कि जो हमारा रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है, इनकम के रूप में उसी डेट को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, जिस डेट में इनकम रिसीव। अब कहो सर क्या मतलब है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार अनअर्न रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने क्या किया, बिजनेस में समझने की कोशिश करना, या एसके ट्रेडर्स हैं, इनसे पैसा कितना पाना था, 500 रुपया। बोलो कितना पाना था बाबू, 500 रुपया। क्या आप बताओ पाना था तो पहले अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिख देंगे क्या कि नहीं हमने इतना का इनकम कर लिया, इतने का रिसीव कर लिया, नहीं। कब रिसीव करेंगे, कब लिखेंगे इसको, हाँ। तो बोला गया है कि जो आपने रेवेन्यू कर रहे हो उसको उस समय इनकम मत मानना, कब मानना, हाँ, जिस डेट को आपका इनकम रिसीव हो जाए। जैसे हमने सेल किया था कितने का, 500 रुपए का, तो जिस डेट को हमको प्राप्त होगा ना उसी डेट को मानेंगे, नहीं हमारा आज का जो हमारा रेवेन्यू है जो इनकम कितने का है वो 500 रुपए का। लेकिन अगर मान लीजिए अभी आपने अर्न ही नहीं किया है, ठीक है, तो आप बताओ उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे, नहीं। तो बोला गया है कि अर्न, ठीक है, अर्न रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के, ठीक है, बुक अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब हमने क्या किया, ठीक है, व्यापार में बहुत सारे लोग आए और हमसे सेल करना चाहे लेकिन हमने सेल नहीं किया, उनको बेचा नहीं,
ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि हमने अर्न कर लिया है। ठीक है, मतलब अर्न का मतलब यह है जिसे हम लोग क्या करते हैं 10 रुपए का सेल करते हैं, तो हमने बोला हाँ इतना का अर्न कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी हमने नहीं किया है तो उसके बुक ऑफ अकाउंट में लिखने का कोई मतलब नहीं है, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। ठीक है, आगे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, उसको मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। ये कंसेप्ट हमारा है। लास्ट अगला है लीगल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, लीगल का मतलब मैंने बताया था हाल ही में। बोलिए क्या बताया था मैंने, कोई बताएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, जो हमने बताया था आपको लीगल एस्पेक्ट कंसेप्ट, तो मैंने बोला था कि एविडेंस के बारे में जो समझाया था इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, देखिए इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि इस कंसेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए। और समझने की कोशिश करना, मतलब लीगल एस्पेक्ट कंसेप्ट यह कहता है कि आप जो भी अकाउंटिंग करोगे, जो भी क्वेश्चन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, जो भी स्टेटमेंट तैयार करोगे, वह क्या होना चाहिए, कानूनी तौर पे होनी चाहिए, जो इसके लिए लॉ बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं। ठीक है, उससे आपको बाहर जाके ये काम अकाउंटिंग नहीं करना है। जैसे इस समय देखो प्रेजेंट टाइम में हमारा रूल क्या आ गया है, इस समय कानूनी तौर पे सबसे ज्यादा जीएसटी, नाम सुने हो ना आप लोग, इसे क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब आप इस समय जो भी बिजनेसमैन है सभी लोग इसी के अंडर में काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे बाहर वो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और यह रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कानूनी नहीं माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। और इलीगल माना जाएगा तो जाहिर सी बात आपका दुकान बंद हो जाएगा। ठीक है, वो आपका फर्म नहीं चलेगा। ठीक है, आपका सेल्समैन वाले आएंगे, सेल्स टैक्स वाले आएंगे, आपका दुकान बंद करा देंगे, नोटिस दे जाएंगे। मतलब जो भी काम करना होता है जो अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं, जो लॉ बनाए गए हैं इसके लिए, जो रूल रखे गए हैं उसी के अनुसार और उसी नियम के अनुसार आपको करना पड़ेगा। कितने ट्रांजेक्शन आप लोग कर रहे हो। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि जो टाइम पीरियड है 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च होता है। अब ऐसा मत मानने लगना कि हम 1 जनवरी से लेके और हम क्या करेंगे 30 दिसंबर तक मानेंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मतलब जो रूल है उसी रूल के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करना होगा, इससे आपको बाहर नहीं जाना होगा। यही बोलते हैं लीगल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, और लास्ट में सेम वही है, इसी के जैसा है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, समझने की कोशिश करना। करा एक्रूअल कंसेप्ट, करा इस कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पे रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पे रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार एक्सपेंस होने पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। अर्थात ट्रांजैक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस खर्च होने पे रिकॉर्ड करना चाहिए। इसका मतलब क्या समझने की कोशिश करना। पहला देखो पॉइंट्स क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा लगेगा हाँ सर इसमें दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, क्योंकि यह जो हमने अभी बताया है और इसमें देखो अंतर क्या समझने आप, दोनों एक ही जैसा है, थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, तो यहाँ पे पैसे की बात की जा रही थी, यहाँ पे दूसरी बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है समझना। कर इस कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। जैसे सुन लो, ध्यान दो, यह बिजनेस है और हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, कितने का, 200 रुपए का। तो ये कंसेप्ट कहता है जो आपने 200 रुपए का क्या किया है, यहाँ पे सेल किया है, वो आप जो अर्न जनरेट हुआ है उसको आसानी तरीके से अपने बुक ऑफ अकाउंट में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ऐसा इंतजार नहीं करोगे कि वो पैसा कब वो देंगे, मतलब रेवेन्यू कब हमको प्राप्त होगा। हम आज ही रिकॉर्ड, आज के डेट में बेचे तो आज के डेट में रिकॉर्ड कर लेंगे, जब हमको पैसा मिलेगा तो उस डेट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर से बता रहा है, ठीक इसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट होने पे। मान लो हम क्या कर दिए, रेंट हमको देना है, 1 महीने इसका इस्तेमाल किया, सैलरी देना है,
1 महीने हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, 1 महीना हमने इस्तेमाल कर लिया, तो जिसका बेनिफिट देना ले लिया हमने, आज नहीं तो कल हमको पेमेंट करना होगा ना। लेकिन जिस महीने का या रेंट है, जिस महीने की सैलरी है, जिस महीने का ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसी महीने में क्या करना होता, हमको मेंशन कर देना होता, बता देना होता है किस महीने में इतने इतने रुपए का एक्सपेंस किया है, भले ही वो एक्सपेंस वो पेमेंट हम 1 महीने के बाद क्यों ना करें, ठीक है ना। यही पॉइंट्स आपको बताया जा रहे हैं, समझाया जा रहा है। अर्थात देखो फिर से बताया जा रहा है कि ट्रांजैक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस खर्च होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। मतलब जैसे हम सेल किए तो इनकम में उसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, और जैसे एक्सपेंस किया उसको खर्च में रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। ये कंसेप्ट हमारा कहता है एक्रूअल कंसेप्ट। तो हमने जितना पढ़ाया कंसेप्ट थोड़ा रट लीजिएगा, कुछ पढ़िएगा, समझिएगा, तब आगे आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये तो हमारा था, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कंसेप्ट हमने समझाया। हाँ, मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है और इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना जरूरी है। देखो क्या बताया जा रहा है, आज का मेन टॉपिक हमारा वह है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब देखो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, वह कंसेप्ट आपको समझाने के लिए मैं बताया हूं कि अकाउंटिंग किस कंसेप्ट पे चलता है और अकाउंटिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं। क्लियर है सबको ना, जो अभी तक मैं पढ़ाया हूं। लेकिन रियल में कहा जाए तो वह हमने अभी तक जो सीखा है वह हमने सीखा है 20%। मतलब अब समझो जो हम अब पढ़ने वाले हैं, अगर इसको समझ लेते हो, मतलब किसको, अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को समझ लेते हो तो समझ जाओ लगभग आपको 70% और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जो 10% रहेगा वह हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर इसको सही से नहीं समझे तो समझ जाओ आगे आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्लस गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है उसको अभी समझेंगे, ठीक है, उसका रूल क्या होता है उसको भी समझेंगे। पहले देखते हैं कि अकाउंट्स के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। अब अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में देखो, सबसे पहला जो बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, पर्सनल अकाउंट, याद रहेगा, ठीक है। पहला जो अकाउंट है कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या समझाया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू मीन्स होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। यह अकाउंट की नेचुरल पर्सन का, इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, अभी बताऊंगा, तो रिसीव एनीथिंग तो वह रिसीवर कहलाएगा और बिजनेस में अकाउंट डेबिट होगा। और यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, तब बिजनेस को गिवर और बिजनेस का अकाउंट क्रेडिट होगा। समझने की कोशिश करना, मतलब यहाँ पे बताना है, बता रहा हूं मैं, ध्यान दो कि जब भी आ जाए क्या टाइप्स ऑफ जी अकाउंट्स की बात की जाए तो वहां पे सबसे पहला जो नाम आता है, हमेशा ध्यान देना, जो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। अब कोई पूछेगा सर पर्सनल अकाउंट क्या, तो देखो पर्सनल अकाउंट में नाम से पता चलता है किसी व्यक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है, किसी व्यक्ति से संबंधित है। अब ध्यान दो, इसमें किसी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी फर्म का नाम आ सकता है, किसी कंपनी का नाम आ सकता है, किसी बैंक का नाम आ सकता है। मतलब यह पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं। अब व्यक्तिगत जानकारी रखने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक कंपनी है एक पर्सनल अकाउंट ही है, एक फर्म है वो पर्सनल अकाउंट ही है, जो बैंक एक पर्सनल अकाउंट ही है। मतलब हमारे पर्सनल अकाउंट में, ठीक है, वो सारे के सारे अकाउंट्स आते हैं जो किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं। जैसे बैंक हो गया, ठीक है, कोई कंपनी हो गया, कोई फर्म हो गया, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, ठीक है, वो सारे पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब पर्सनल अकाउंट समझेंगे कैसे, और मैंने लिखवाया अभी पढ़े हम लोग कि अगर इसमें कुछ देता है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा,
और कुछ रिसीव करता है, प्राप्त करता है, उसको डेबिट कर दिया जाएगा। अब कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट, इसके लिए अभी मैं गोल्डन रूल पढ़ाऊंगा। और इतना समझिए, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी पर्सन का नाम आ जाए, ठीक है, किसी संस्था का नाम आ जाए, ठीक है, किसी बैंक का नाम आ जाए, वो सारे अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट है। लेकिन अगर वही पर्सनल अकाउंट कुछ देता है, ठीक है ना, वो गिवर है, तो उसे करते हैं क्रेडिट। अगर कुछ लेता है, अगर वो रिसीवर है, तो उसको करेंगे डेबिट। ये रूल है किसका? अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है। किसका है? तो पर्सनल का ये गोल्डन रूल है कि देने वाले को क्रेडिट करो और पाने वाले को डेबिट करो। देने वाले को क्रेडिट करो और पाने वाले को डेबिट करो। मतलब अगर किसी पर्सन का नाम आ गया, अगर वो देने वाला है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अगर वो पाने वाला है तो उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। यही मैंने यहाँ पे ऊपर भी पढ़ाया और समझाया है। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यही मैंने आपको बोला है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, तो वह रिसीवर कहलाएगा और उस बिजनेस के अकाउंट को क्या कहा जाएगा? डेबिट किया जाएगा। यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, तब बिजनेस को गिवर और बिजनेस का अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अभी मैं रूल भी समझाऊंगी तो और बेटर तरीके से समझ आएगा आपको। उसके बाद से देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रियल अकाउंट। अब देखिए रियल अकाउंट के बारे में क्या बताया जा रहा है। कह रहा है इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित होते हैं, और यदि एसेट बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करते हैं, अगर व्यापार से जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। समझने की कोशिश करना। मतलब अगर कोई पूछे रियल अकाउंट किसे कहते हैं, वह सभी अकाउंट जो हमारे व्यापार के लिए एसेट्स हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। अब कहोगे सर कैसे? तो देखो, कैश हमारे व्यापार के लिए क्या है? एसेट्स है, वो रियल अकाउंट है। कंप्यूटर हमारे व्यापार के लिए क्या है? एसेट्स है। कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट है। ठीक है, मतलब हमारा यह क्या प्रोजेक्टर कौन सा अकाउंट है? एक रियल अकाउंट है। क्लियर है ना? मतलब वो सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करती है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। और एसेट्स को क्या बोला गया है? रियल अकाउंट। मतलब रियल अकाउंट एक प्रकार के वास्तविक खाते हैं। कौन से खाते हैं? वास्तविक खाते हैं। और इसका रूल क्या है? क्या हो गया जी? मन नहीं लग रहा क्या तुमको? नहीं, मुझे तो लग रहा ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप पहचान लिए कि वो एसेट्स है और रियल अकाउंट है, तो आप गोल्डन रूल लगाओगे कि वो व्यापार में आ रहा है कि व्यापार से जा रहा है। चलो मैं एग्जांपल देता हूं। आप चले गए मार्केट में और आपने कंप्यूटर खरीद लिया। आप चले गए मार्केट में, आपने कंप्यूटर खरीद लिया, तो आप बताओ जब कंप्यूटर खरीदोगे तो आपके व्यापार में आएगा कि जाएगा? कंप्यूटर आएगा। तो क्रेडिट करोगे डेबिट करोगे? हाँ, आएगा तो डेबिट करेंगे। अभी पढ़ाया ना मैंने क्या? यहाँ मैंने अभी आपको बताया है रियल में कि देखो यहाँ पे डेबिट, मतलब यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? डेबिट। और अगर व्यापार से जाता है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। क्लियर है ना? चलो अब यही एसेट्स हम बेच देते हैं, ठीक है, तो आप बताओ हमारे व्यापार में रहेगा कि जाएगा? जाएगा। तो क्या करेंगे उसको? जी, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। आप चले गए बैंक में पैसा जमा करने के लिए, तो आप बताओ बैंक में पैसा जमा करोगे तो कैश आपके व्यापार में आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो कैश को डेबिट करोगे क्रेडिट? क्रेडिट। और वही पैसा निकाल लोगे तो आएगा ना? तो कैश को क्या करोगे? डेबिट। मतलब इतना समझो, जो एसेट्स है प्रेजेंट टाइम में जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो व्यापार में आ रहा है कि व्यापार से जा रहा है? अगर आ रहा है तो उसको डेबिट, अगर जा रहा है तो उसको क्रेडिट। क्लियर है? जैसे मान लो यही हम पेन खरीद लिए, तो पेन जब खरीदे तो हमारे व्यापार में आ रहा है तो एसेट्स हमारा, इसलिए करेंगे इसको डेबिट। और इसी पेन को हम बेच दिए तो हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। अभी रूल और भी बताएंगे, और भी बहुत सारे नाम आ सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया। और अगला है नॉमिनल अकाउंट। इसे बोलते हैं आय व्यय संबंधित खाते या नाम मात्र के खाते। क्या क्या आते हैं समझिएगा। सुन लो, कर यह अकाउंट बिजनेस एक्सपेंस इनकम गेन्स लॉसेस से संबंधित होते हैं। कहा जा रहा है यदि बिजनेस में बिजनेस को चलाने मतलब रन और मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होता है।
और यदि बिजनेस कोई सर्विस प्रोवाइड करने अथवा हायर बिजनेस एसेट से इनकम होती है तो उसी इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता है। मतलब इतना थोड़ा सा बेटर तरीके नहीं समझाया गया, समझा दे रहा हूं मैं। देखो अगर ये बिजनेस है और बिजनेस में जो कुछ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, और बिजनेस में जो कुछ भी हम इनकम कर रहे हैं या जितने अकाउंट्स हैं या हमारे व्यापार में जितने क्या है लॉस है और या प्रॉफिट से संबंधित अकाउंट आते हैं चार, वो सभी किसके कैटेगरी में आते हैं, नॉमिनल के कैटेगरी में। और नॉमिनल का रूल है कि जितने एक्सपेंस हैं उनको डेबिट कर दीजिएगा और जितने इनकम है उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। समझे ना? अभी रूल भी पढ़ाऊंगा, लिखना नहीं है इसको, नीचे देखो दिया है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए बताया जा रहा है क्या, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। यही तो मैं अभी समझाया हूं। अब देखो तो वहां पे कुछ नाम नहीं दिए थे और यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया है, तो चलो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप बताओ पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले क्या आ सकता है, पर्सन अकाउंट, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है। अब किसी व्यक्ति का नाम में आने का क्या मतलब है, आ सकता है रमेश ट्रेडर्स, आ सकता है सुरेश ट्रेडर्स, आ सकता है क्या है चंदन, बहुत सारे नाम आ सकते हैं। तो मतलब किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो कौन सा अकाउंट डिसाइड करोगे आप लोग, जी पर्सनल अकाउंट। अब बताओ पर्सनल का गोल्डन रूल क्या है, तो मैंने अभी पढ़ा है ना आपको, देखो रूल भी लिखा है, देने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट। चलो मैं थोड़ा सा एग्जांपल पूछ रहा हूं आपसे, थोड़ा बताओ तो। अगर मान लो ये हमारा व्यापार है, क्या है बाबू, व्यापार है, और हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, किससे, पीके से। तो पीके कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट है, पर्सनल। और मान लो जो माल उधार हम इनसे माल जो खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, तो आप बताओ अगर मैं 100 रुपए का कोई गुड्स इनसे उधार माल खरीद रहे हैं, बताओ पीके ट्रेडर्स पाने वाले होंगे देने वाले होंगे, देने वाले होंगे। मतलब 100 रुपए का सामान हम खरीद रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कहाँ कुछ पा रहे हैं, हम पैसा दे ही नहीं रहे इनको, हम बोले 10 दिन के बाद देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में जो पीके है वो पर्सनल अकाउंट है और देने वाले हैं, इसलिए क्या करेंगे इनको क्रेडिट, तभी तो ये लेनदार होंगे और तभी तो पैसा इनको देंगे बाद में। अगर डेबिट कर दो तो हम पैसा लेने लगे उल्टा। पढ़े थे ना क्रेडिटर डेबिटर का मतलब क्या समझाए थे, यही रूल होता है। मतलब अब बताओ थोड़ा सा उल्टा कर दे इसको, अगर मान लो हम सेल कर रहे हैं किसको, पीके को, तो पीके बताओ अगर मान लो उधार सेल कर रहे हैं कितने का, 500 रुपए का सेल कर रहे हैं, तो आप बताओ पीके पाने वाले होंगे देने वाले होंगे, पाने वाले होंगे, क्योंकि उधार माल केवल पा रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे प्रेजेंट टाइम में, और इसीलिए क्या करेंगे इनको डेबिट करेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर सवाल आपका मन में यह चल रहा हो कि सर मान लीजिए खरीद रहे हैं तो नगद खरीद रहे हैं तब, तो वहां पे पीके का नाम बनेगा ही नहीं बनेगा, किसका बनेगा, कैश का। अब वहां पे कैश देखेंगे आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। क्लियर है ना? थ्योरी में पढ़ाया था ना आपको कि जब नगद खरीदे तो कैश लिखेंगे और जब उधार खरीदेंगे तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, तो तुरंत तरीका चेंज हो जाएगा और रूल उस समय पर्सनल का नहीं लगेगा, रियल का लगेगा। ठीक है, तो देखेंगे जैसा अकाउंट होगा वैसे करेंगे। बस समझाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं यहाँ पे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। चलिए और क्या नाम बताया यार, बताओ। नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है इंस्टीट्यूट अकाउंट, किसी संस्था का नाम आ सकता है। चलिए जैसे गवर्नमेंट, पॉलिटेक्निक, कई सारे यहाँ पे नाम दिए गए हैं। अगर फर्म का अकाउंट, किसी फर्म का नाम आ सकता है, जैसे क्या बताया गया है अमित ट्रेडर्स ईटीसी। कहा जा रहा है किसी कंपनी का अकाउंट, जैसे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा गया है, आ सकता है ना जी, बोलो। अब एक ही कंपनी है क्या, बहुत है, एचपी है, डेल है, ठीक है, रिलायंस, कितनी कंपनियों का नाम आ सकता है। ठीक है, अब बताओ बैंक अकाउंट, तो बैंक में एक ही बैंक है क्या, नहीं, पीएनबी आ सकता है, एसबीआई आ सकता है, सीबीआई आ सकता है। सीबीआई सुने हो ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बहुत सारे बैंक आ सकते हैं, तो बैंक में 2-3 नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। हाँ कुछ और पॉइंट्स आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्या क्या, तो वो दिक्कत होगा कैपिटल में और ड्राइंग में।
इतना समझ जाना कि जो कैपिटल है वो भी किसी व्यक्ति से संबंधित है, और किस व्यक्ति से संबंधित है, ओनर से संबंधित है, इसीलिए इसको पर्सनल अकाउंट माना गया। और ड्राइंग भी एक प्रकार क्या है, वह ओनर से, इसीलिए इसको भी पर्सनल माना गया। क्लियर है ना। तो इसमें से जितने अकाउंट आ जाएंगे सबका रूल यही रहेगा, देने वाला है क्रेडिट और पाने वाला है डेबिट। प्लेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मुझे लग रहा है वैसे दे दिया। चलिए अब बताइए, रियल तो हमने बोला ना जितने एसेट्स आएंगे, तो एसेट्स में दो चार एग्जांपल अभी दिया हूं मैं, फैन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, कहा जा रहा है लैंड अकाउंट, भूमि जमीन का खाता हो सकता है, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट भवन का खाता हो सकता है, फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर का खाता हो सकता है, फर्नीचर पता ना आपको जी, हाँ, और कंप्यूटर तो पता ही है, मशीनरी जितने मशीनरी आ गए वो सारे अकाउंट, कैश अभी बताया हूँ। इन्वेस्टमेंट मतलब व्यापार में जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। व्हीकल मतलब हाँ जो हमारे पास वाहन है, गाड़ी है, वो हमारे सारे, और बताया जा रहा है कि अदर एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, मतलब वो सारे के सारे एसेट्स जिसका लाइफ कितना है 1 साल या 1 साल से ज्यादा, वो सारे के सारे हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएंगे, रियल अकाउंट। अगर मान लो पहचान गए तो क्या रूल लगाओगे, देखो बताया गया है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको करिए डेबिट, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको करिए क्रेडिट। तो आप बताइए, हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं और वो भी नगद खरीद रहे हैं, तो आप बताओ कंप्यूटर आएगा कि जाएगा, आएगा। तो रियल का रूल क्या है, आएगा तो डेबिट। अब बताओ नगद खरीद रहे हैं कैश देके, तो आप बताओ जब नगद खरीदो कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो जाएगा तो क्या करेंगे इसको, क्रेडिट। तो बताओ एक डेबिट हो गया और एक क्रेडिट हो गया। समझ आ रही बात है आपको। तो और भी बहुत एग्जांपल बताएंगे अभी, बस ये थोड़ा सा मैं रूल अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक सिंपल में मैंने समझा दिया, बता दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या कहा जा रहा है, नॉमिनल। नॉमिनल हमने अभी बताया है किससे संबंधित आता है, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, क्या मतलब है समझने की कोशिश करिएगा। देखो बताया जा रहा है कि नॉमिनल अकाउंट इनकम भी आ सकता है, एक्सपेंस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। चलिए कहा जा रहा है जैसे सैलरी के अकाउंट, सैलरी को हमारे व्यापार के लिए क्या होता है बताइए, एक्सपेंस होता है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाए जी, मतलब जो भी प्रचार हम अपने व्यापार को चलाने के लिए करते हैं, जो खर्चे करते हैं, वह कौन सा खर्चा बोला जाता है जी, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। रेंट पता ही आपको क्या होता है जी, वेजेज अकाउंट मजदूरी जो देते हैं, पोस्टेज अकाउंट डाक का खर्च, इंटरेस्ट अकाउंट जी, परचेज बिक्री का खाता, सेल। लेकिन आप बताइए इसमें से कौन क्या है। अब कोई पूछे कमीशन का अकाउंट इनकम है या एक्सपेंस है, क्या आप लोग डिसाइड कर दोगे क्यों लिखा रहेगा कमीशन का अकाउंट, तो नहीं, यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि कमीशन रिसीव कर रहे हैं कि कमीशन पेड कर रहे हैं। अगर कमीशन पेड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा, एक्सपेंस बोला जाएगा। अगर कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा, इनकम बोला जाएगा। क्लियर है। चलिए सेल हमारे व्यापार के लिए क्या माना जाता है, इनकम, परचेज एक्सपेंस। लेकिन इंटरेस्ट का अकाउंट क्या माना जाएगा, नहीं, इसमें भी अगर इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे तो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, इनकम होगा। अगर इंटरेस्ट पेड कर देंगे तो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो आपको क्वेश्चन से पढ़ के समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं कि इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्लियर है। और ये तो सब फिक्स है, ये वाला तो रेंट पता है, सैलरी का एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, वेजेज और पोस्टेज भी एक। लेकिन इसमें तो थोड़ा देखना पड़ेगा, या तो इनकम इज एक्सपेंस, कैसे, हाँ परचेज भी कंफर्म है एक्सपेंस है, सेल भी एक कंफर्म है इनकम है। लेकिन जब कमीशन रिसीव आ जाए तो बोलना इनकम, लेकिन कमीशन पैड आ जाए तो समझना एक्सपेंस है। अब इसका रूल क्या है कि अगर व्यय और हानि हो तो डेबिट,
और आय और लाभ हो तो क्रेडिट। आप कहोगे सर कैसे? तो चलो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे ये पर्सन है, क्या नाम है इनका? यस के। अब यस के से हम कमीशन रिसीव कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कमीशन रिसीव कर रहे हैं। तो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा? वो इनकम होगा। और इनकम को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? जी क्रेडिट करेंगे। तो आप बताइए, एसके से इनकम जो हम रिसीव करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? पैसा, कैश। और कैश व्यापार में आएगा तो क्या करेंगे इसको? डेबिट। एक डेबिट और एक क्रेडिट हो गया। तुम्हारी बात है आपको। तो ऐसे बहुत सारे हम सवाल बताएंगे। चलो आप बताओ, किसी से माल हम खरीद रहे हैं, कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज का। और परचेज हमारे व्यापार के लिए क्या है? एक्सपेंस है। क्या करेंगे इसको? डेबिट। अब चलो मान लो माल जो खरीद रहे हैं वो नगद खरीद रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। तो आप बताओ, नगद माल खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो क्या करोगे उसको? क्रेडिट। देखो कैश अकाउंट क्रेडिट और परचेज अकाउंट डेबिट। तो समझ आया? अभी क्वेश्चन करें तो और क्लियर होगा। पहले रूल पहले याद कर लीजिएगा। चलो अगर आपसे आज कोई पूछे कि पर्सनल का गोल्डन रूल क्या है तो क्या जवाब देंगे? बिना देखे बताइए।